नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथी मुल्क रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए लगातार पाबंदियां आयद कर रहे हैं, कई तहदीदात लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज अमेरिका और ब्रिटेन रूस से ऑयल और कोयला इंपोर्ट करने पर बैन का ऐलान कर सकते हैं। डिप्लोमेसी से माफ़ कीजिएगा, एक तरफ ये तहदीदात लग रही हैं, वहीं रूसी फौज अपने हमले यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर आज रूस की जानिब से मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन का दावा है कि अब तक 12,000 से ज़्यादा रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। साथ ही रूस के 303 टैंक और 48 फाइटर जेट्स तबाह हो चुके हैं। रूसी बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ रहे हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्गों से लेकर बीमार तक शामिल हैं। Разрушен. Посмотрите, он находится прямо в центре жилого массива. Второй удар пришелся на теплоэлектростанцию. Огонь, огонь! यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते और ना ही कहीं छिपते हैं, बल्कि अभी भी दारुल हुकूमत में वाक़ अपने दफ्तर में मुक़ीम हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने अपनी सरकारी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई एक वीडियो में कहा कि मैं कैफ में रहता हूँ, बैंकवा स्ट्रीट में, मैं छुप नहीं रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। ज़ेलेंस्की को 24 फरवरी को यूक्रेन रूस तनाज़े के आगाज़ के बाद पहली बार कैफ में वाक़ अपने दफ्तर में देखा गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी जारिया शुरू होने के फ़ौरन बाद उनकी हुकूमत के अरकान के साथ एक मुख्तसर बैरूनी मौजूदगी के अलावा पहला मौका है जब वो अपने बंकर के बाहर देखे गए। यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो सब ज़मीन पर हैं और काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी जद्दोजहद का 12वां दिन है, ये हमारी जद्दोजहद की 12वीं शाम है। हम सब ज़मीन पर हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हर कोई वहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कैफ में हैं। उन्होंने कहा कि मेरी टीम मेरे साथ है, इलाकाई दिफा ज़मीन पर है, नौकर ओहदों पर हैं, हमारे हीरो, डॉक्टर्स, रेस्क्यू टीमें, ट्रांसपोर्टर्स, सिफारतकार, सहाफ़ी, हर कोई काम कर रहा है। सदर ने कहा कि हम सब जंग में हैं, हम सब अपनी जीत में अपना हिस्सा डालेंगे जो यकीनी तौर पर हासिल होगी। असलहे और हमारी फ़ौज के ज़ोर से, अल्फाज की ताकत और हमारी सिफारतकारी से, रूह की ताकत से। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलावरों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले यूक्रेनी हीरो थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के जुनूब में यूक्रेनियंस की ऐसी कौमी तहरीक उभरी है जो हमने वहाँ की गलियों और चौकों में कभी नहीं देखी। ये रूस के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह है। रूस ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक रूसी तेल पर पाबंदियां आयद करते हैं तो रूस जर्मनी को जाने वाली अपनी अहम गैस पाइपलाइन को बंद कर देगा। एक रिपोर्ट में ये इतला दी गई है। रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक ने खबरदार किया कि रूसी तेल को मुस्तरद करने के आलमी मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे, जिससे तेल की कीमतें दुगनी से भी ज़्यादा होकर $300 फी बैरल हो जाएंगी। यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई के जवाब में रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी रूस के तेल की दरामदात पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ताहम जर्मनी और हॉलैंड ने पीर को इस पेशकश को कबूल नहीं किया। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय यूनियन अपनी तकरीबन 40% गैस और 30% तेल रूस से खरीदती है। रूस से सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में मुतबादिल सप्लाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। नोवाक ने कहा कि यूरोपीय मंडी में रूसी तेल का मुतबादिल फौरी तौर पर तलाश करना नामुमकिन होगा। उनका कहना था कि अगर उन्हें दूसरे जराए भी मिल जाएं तो बहुत महंगे पड़ेंगे। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 हिंदुस्तानी
तुलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। ये सभी तुलबा हिंदुस्तानी एम्बेसी के बसों से पोल्टावा पहुंचे। मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। खास बात ये रही कि हिंदुस्तानी मिशन ने सुमी से बैरूनी तुलबा को ही रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही यूक्रेन में हिंदुस्तानी तुलबा का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया। इससे पहले एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 हिंदुस्तानी तुलबा को रोमानिया के सुसेवा से लेकर दिल्ली पहुंची। आज वहां से एक फ्लाइट और आएगी। यूक्रेन से लौटे एक तालिब इल्म ने कहा कि जब हम बस में सफर कर रहे थे वहां कोई बम धमाका नहीं हुआ। हुकूमत और एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। हम वापस आकर बहुत खुश हैं। यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 हिंदुस्तानियों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से हिंदुस्तानियों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया। यूक्रेन में रूसी गोलाबारी में मारे गए एमबीबीएस तालिब इल्म नवीन शेखरप्पा की लाश हिंदुस्तान लाने में पेच फंसा नजर आ रहा है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि नवीन की लाश यूक्रेन की ही मॉर्चरी में रखी गई है। जब वहां रूसी हमले रुक जाएंगे तभी नवीन की लाश हिंदुस्तान लाई जा सकेगी। नवीन खार्किव में खाना लेने बंकर से बाहर निकले थे और गोली का शिकार हो गए थे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच 11 साल के एक मासूम की कहानी सामने आई है जो जंग के हालात में 1100 किलोमीटर का सफर तय करके स्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंचा। इतने लंबे ट्रेन के सफर में बच्चा अकेला था। इस यूक्रेनी बच्चे के पास सफर के दौरान एक प्लास्टिक बैग, पासपोर्ट और हाथ पर लिखा स्लोवाकिया का एक मोबाइल नंबर था। यह बच्चा न्यूक्लियर प्लांट वाले यूक्रेन के जपोरिजिया इलाके का है। बच्चे को जंग के हालात से बचाने के लिए उसकी मां ने 1100 किलोमीटर दूर स्लोवाकिया भेजा था। बच्चे की मां अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती है, इस वजह से बच्चे के साथ नहीं जा पाई। बता दें कि जपोरिजिया इलाके में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट से रेडिएशन का अंदेशे को देखते हुए वहां से काफी तादाद में लोग हिजरत कर चुके हैं। सफर के दौरान मिले लोगों ने बच्चे का ख्याल रखा और उसे खाने दिया। स्लोवाकिया बॉर्डर पर जब यह बच्चा पहुंचा तो गार्ड हैरतज़दा रह गए। बच्चे के हाथ पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन करके गार्ड्स ने स्लोवाकिया की दारुल हुकूमत ब्रातिस्लावा में रहने वाले उसके रिश्तेदारों को बुलाया और उसे सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां ने स्लोवाकिया हुकूमत का शुक्रिया अदा करने के लिए मैसेज भेजा। स्लोवाकिया की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस बच्चे की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की है और बच्चे को निडर और जुनून से भरा बताया। पोस्ट में बच्चे को सच्चा हीरो बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि इतना लंबा सफर करने के दौरान उसने अपनी नन्ही मुस्कान, निडरता और जज्बे से ओहदेदारों का दिल जीत लिया।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कहा है कि इसके बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने यूक्रेन के लिए 72.3 करोड़ डॉलर यानी माफ कीजिएगा 72 करोड़ 30 लाख डॉलर की माली इमदाद की मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने आज यूक्रेन के लिए 4.89 मिलियन डॉलर्स के ज़मीनी बजट इमदाद पैकेज को मंजूरी दी, जिसे यूक्रेन इख्तिसादी इमरजेंसी से बाहर या आज़ाद यूक्रेन की माली आनत कहा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने पीर को अपनी रिलीज में इतला दी थी। बोर्ड से मंजूर शुदा पैकेज में 3.05 मिलियन का इजाफी खर्च और 13.9 मिलियन की गारंटी शामिल है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इंतखाब के खत्म होते ही गुज़िश्ता शब न्यूज़ चैनलों और एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए थे। उसमें अलग अलग एजेंसियों के जरिए आदाद शुमार भी अलग अलग पेश किए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन सभी एग्जिट पोल में बीजेपी हुकूमत तश्कील देती हुई नजर आ रही है। 11 रिपोर्टों में दावा किया गया कि यूपी में बीजेपी की हुकूमत वापसी कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिल रही है। इस एग्जिट पोल ने जहां बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं, वहीं अखिलेश यादव एंड टीम की उम्मीदों को नई ताकत दे दी है। अब मजीद एक सर्वे सामने आया है जिसमें रियासत में इख्तिदार की तब्दीली की तरफ इशारा किया गया। PMO और thepolitics.in 4 के सर्वे का अंदाजा है कि रियासत में इस मरतबा अखिलेश यादव हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 238 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी के अकाउंट में 157 सीटें जाएंगी, बीएसपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अंदाजा है। दीगर के हिस्से में भी 1 सीट जा सकती है। सर्वे का अंदाजा है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर भी घट जाएगा। 2017 में बीजेपी को 39.67% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 32% रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 21.82% से बढ़कर 41% तक पहुंचने का अंदाजा है। देशबंधु के सर्वे की बात करें तो समाजवादी पार्टी को इस बार 228 से 244 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 134 से 150 सीटें मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 1 से 9, बीएसपी को 10 से 24 और दीगर के हिस्से में 0 से 6 सीटें तक आ सकती हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव एग्जिट पोल से पहले ही दावा कर चुके हैं कि रियासत में समाजवादी पार्टी की ही हुकूमत बन रही है। अखिलेश ने कहा कि अवाम इस बार डबल इंजन हुकूमत की पटरियां उखाड़ने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को 300 सीटें मिलना तय है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तमाम 7 मराहिल की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब 10 मार्च को नताइज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पीर के रोज आखिरी मरहले के बाद एग्जिट पोल्स में रियासत में बीजेपी की हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत के साथ बनने का दावा किया गया। दरियाना राष्ट्रीय लोकदल के सरबराह जयंत चौधरी ने एग्जिट पोल्स के अंदाजों को मुस्तरद कर दिया। जयंत चौधरी ने मंगल के रोज कहा कि यूपी इंतखाबात के नताइज एग्जिट पोल से मुख्तलिफ होंगे और SPRLD इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि लोगों में जो जोश व खरोश हमने देखा है, उसी से लगता है कि नताइज उन सर्वे से अलहदा होंगे और इसमें कोई शुबा नहीं है कि इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। RLD के सरबराह ने कहा कि जब तक EVM नहीं खुल जाती, किसी को भी नताइज का पता नहीं है। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद वोट शुमारी शुरू होने से 2 दिन पहले मंगल को सुप्रीम कोर्ट एक मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत के लिए तैयार हो गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि वीवीपैट्स का सर्टिफिकेशन वोट शुमारी के बाद नहीं बल्कि उससे पहले होना चाहिए। सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत वाली जस्टिस AS बोपना और हिमा कोहली की बेंच के सामने अर्जी का तस्करा किया। बेंच ने अरोड़ा से पूछा कि वोट शुमारी परसों है और उन्होंने अब अर्जी का तस्करा किया। अरोड़ा ने चारशंबे को अर्जी पर समाअत के लिए दबाव डाला क्योंकि वोट शुमारी परसों है। बेंच ने वकील मीनाक्षी अरोड़ा को अर्जी के बारे में इंतखाबी कमीशन को मुतला करने के लिए कहा और कहा कि अदालत चारशंबे को इस मामले की जांच करेगी। मुख्तसर समाअत के दौरान बेंच ने 2019 की हिदायत की तरफ भी इशारा किया। अर्जी में हर इंतखाबी हल्के में 1 बूथ की जगह 5 बूथों पर EVM के वीवीपैट सर्टिफिकेशन का मुतालबा किया, जो कि मौजूदा रिवायत है। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी कमीशन को वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट पर्चों को एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फी असेंबली हल्के से बढ़ाकर 5 करने की हिदायत दी थी। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये मुहावरा गोवा कांग्रेस पर एकदम फिट बैठ रहा है। पिछले इलेक्शन में 17 सीटें
जीतने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत नहीं बना सकी थी, इसलिए इस बार उसने अपने सभी 37 उम्मीदवारों को नतीजे आने से पहले ही 2 होटलों में शिफ्ट कर दिया। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि हमारे एक लीडर का आज बर्थडे है जिसे वो होटल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां सभी कैंडिडेट्स को भी इनवाइट किया गया, मैं भी सेलिब्रेशन में शामिल होने जा रहा हूं। एमएलए को होटल में बंद करने जैसी कोई बात नहीं है। 2017 में हुई जोड़ तोड़ पर चिदम्बरम बोले कि आप पिछले बार की बात अब मत कीजिए, इस बार हम 100% कॉन्फिडेंट है, हमारे किसी भी एमएलए को कोई भी नहीं छीन सकता, हमने जिन भी कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं वो सभी जीतेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली 28 ख़वातीन को 2020 और 2021 के नारी शक्ति इनामात से नवाजा। राष्ट्रपति भवन में मंगल के रोज मुनक़िदा तकरीब में सदर जमहूरिया की तरफ से उन शख्सियात को ये एजाज़ात पेश किए गए। उन शख्सियात में त्रिपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर एला लोध भी शामिल हैं, जिन्हें बाद मर्ग ये अवार्ड दिया गया। उनके बेटे ने उनकी तरफ से ये एजाज़ हासिल किया। राष्ट्र चुनौतियों से आप रुकी नहीं, झुकी नहीं, बल्कि सीखा और जीता। आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रमोट करने तथा आपके उत्कृष्ट साधना को सराहने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। टिफनी ब्रार, तिरुवनंतपुरम, केरला। आप दृष्टिबाधित हैं। आपको दृष्टिबाधित ग्रामीण महिलाओं के लिए उदाहरणीय कार्यों को करने के लिए तथा जन जन में इसके प्रति जागरूकता तथा प्रेरणा की अलख जगाने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। उषाबेन दिनेशभाई बसावा, नर्मदा, गुजरात। आप एक ऑर्गेनिक महिला किसान हैं तथा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ऑर्गेनिक खेती में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया तथा महिला किसानों को जमीनी स्तर पर सहायता और शिक्षा में मदद की। वनीता जगदेव बोराड़े, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। आप एक सांप रक्षक के रूप में पहली महिला हैं। आपको ये पुरस्कार वन्य जीवन संरक्षण में आपके बेहतरीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की में उसके मालियाती इदारों की शिराकत बहुत अहम है। इक़्तिसादी तरक्की और एक ख्वाहिशमंद मईशत की मालियानत पर एक पोस्ट बजट ऑनलाइन सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे काबिल अमल मालियाती मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है जो मुल्क में तरजीही शोबों की हौसला अफजाई कर सकें और दूसरे ममालिक पर हिंदुस्तान का इन्हिसार कम हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तानी मईशत दुनिया की सबसे बड़ी वबाई बीमारी के बावजूद रफ्तार पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मालियाती फैसलों और मईशत की मजबूत बुनियादों की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। ये हमारे आर्थिक फैसलों और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद का प्रतिबिंब है।
इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग 70। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज त्रिपुरा के लोगों पर जोर दिया कि वो रियासत की हमाजहत तरक्की की खातिर मजीद 5 साल के लिए बीजेपी को वोट दे। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला बिपिन कुमार देव की क़यादत वाली मौजूदा हुकूमत ने बहुत से तरक्याती और फलाही मनसूबों को नाफिज किया है और बाकी मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेगी। त्रिपुरा में असम्बली इंतखाबात फरवरी 2023 में होने वाले हैं। त्रिपुरा में बीजेपी हुकूमत की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत के 4 साल मुकम्मिल होने के मौके पर स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक मेगा रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने एक के बाद दीगरे कांग्रेस और बायां बाजू की हुकूमतों की समाजी और इक़्तिसादी हालात को बुलंद करने में उनके मुबैना नाकामियों पर तनकीद की। जिसको भी मिलते थे वो त्राहिमाम, ना विकास का नामो निशान था। राजनीति के अंदर हिंसा थी, प्रशासन पर कैडर का नियंत्रण था, राज्य के अर्थतंत्र पर ड्रग्स और आम तस्करी का परछाई पड़ा हुआ था। जनजाति समाज के सारे मेरे आदिवासी ट्राइबल भाई बहन अपने आप को सरकार से कटा हुआ महसूस करते थे। युवाओं में पलायन था और पत्रकारों और महिलाओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सलामती नहीं थी। 25 साल तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने राज किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम त्रिपुरा के अंदर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे और चलो पलटाई के नारे के साथ जाएंगे। चलो पलटाई के नारे के साथ। मुझे आज भी याद है जब पहली बार इंटीरियर त्रिपुरा में मैंने चलो पलटाई का नारा दिया, जो प्रतिसाद लोगों के साथ मिला था, हमें मालूम था कि यहाँ परिवर्तन होने वाला है। और मित्रों, मैं त्रिपुरा की जनता का धन्यवादी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका इस त्रिपुरा की जनता ने दिया। आज 4 साल के बाद मैं आया हूँ। मैं जब आया आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च की क़यादत करते हुए ख़वातीन की बाइख्तियारी का पैगाम दिया। रियासती दारुल हुकूमत के 1090 चौराहे से शुरू होने वाले मार्च में हज़ारों ख़वातीन ने खुसूसी तौर से शिरकत की। प्रियंका गांधी की क़यादत में हज़ारों ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ पैदल मार्च किया। यह काफ़िला तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा था। अपने जाने पहचाने अंदाज में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कई मरतबा
हिफाजती हिसार से बाहर निकलकर खवातीन के बीच पहुंच गई। शुरा अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे लिखे हुए थे। पूरे मार्च के दौरान वक्त पर लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे लगते रहे। बालू अड्डा, डॉली कॉलोनी, राणा प्रताप मार्ग से गुजरने वाले मार्च के दौरान प्रियंका गांधी ने खवातीन से मुलाकात की और ख्वाहिशमंद अफराद के साथ सेल्फी भी ली। तकरीबन 3 किलोमीटर की मुसाफत वाला ये मार्च 1 घंटे में सिकंदराबाद क्रॉसिंग पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर प्रियंका गांधी ने मुजाहिदे आज़ादी उदा देवी के मुजस्समे पर गुलपुशी की। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पार्टी के तमाम 159 खातून उम्मीदवारों समेत दीगर खातून नुमाइंदों को इस मार्च में खुसूसी तौर से मदऊ किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। अब कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 13,66,767 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 7,290 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 44,86,08,865 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 60,29,842 हो गई। दुनिया भर में अब भी 5,97,26,640 अफराद का कोविड का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,993 नए मामले दर्ज हुए, जो कि पिछले 662 दिन में सबसे कम है। इसी दौरान 108 अफराद ने कोविड की वजह से अपनी जान गंवाई, जबकि 4,170 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी। मुल्क में फिलहाल 49,948 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। तकरीबन 2 साल के बाद हुकूमत ने कोविड के गाइडलाइंस की तामील के साथ 27 मार्च से मुल्क में बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने कोविड-19 के पेश नज़र 23 मार्च 2020 से बैनुल-अक़वामी कमर्शियल फ्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया था। DGCA ने 28 फरवरी को जारी करदा एक सर्कुलर में बैनुल-अक़वामी कमर्शियल फ्लाइट्स पर पाबंदी को अगले हुक्म तक बढ़ा भी दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगल के रोज फिदायीन हमला हुआ। बलूचिस्तान के सीबी जिले के ठंडी सड़क के पास हुए हमले में 4 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार मारे गए हैं, वहीं 28 लोग जख्मी हुए। ये ब्लास्ट सिरी में होने वाले सालाना मेले के दौरान हुआ। हमले में जख्मी लोगों को सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इनमें 5 लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ब्लास्ट से आधा घंटा पहले ही पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी मेले में शामिल हुए थे। पिछले हफ्ते ही पेशावर की एक मस्जिद में भी फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 56 नमाजियों की मौत हुई थी और 190 लोग जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनकी हुकूमत को खतरा लाहक है और अपोजिशन पार्टियों ने तो इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए पुरज़्म है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले PPP के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि इमरान खान इस्तीफा दे दें या फिर तहरीक अदम एतमाद के जरिए ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार रहें। एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से द न्यूज़ इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया कि लाला मूसा में अवामी मार्च के शुरा को खिताब करते हुए भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को सभी जमहूरी तरीकों से गद्दी से हटाने के लिए वो तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी सियासी मुखालिफिन को गाली देना और उनका नाम खराब करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न की मौत गुज़िश्ता 4 मार्च को हुई थी, लेकिन अभी तक उनसे मुताल्लिक़ तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब पता चला है कि उन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ खास मंसूबा बनाया था, जिसके बारे में CCTV फुटेज से जानकारी मिली है। फुटेज के मुताबिक जुम्मे को ही शेन वॉर्न और उनके दोस्तों को मसाज देने के लिए थाईलैंड की 4 खवातीन आई थी, लेकिन उस वक्त तक वॉर्न के इंतकाल की बात सामने आ गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा, यानी जो मंसूबा शेन वॉर्न ने बनाया था वो पूरा नहीं हो सका। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो CCTV फुटेज सामने आई है वो उसी रिसोर्ट की है जहां वॉर्न रुके हुए थे। जानकारी के मुताबिक एक खातून को वॉर्न को फुट मसाज देने के लिए जाना था, लेकिन जब वो उनके कमरे का दरवाज़ा उसने खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 खवातीन रिसोर्ट पहुंची थी, लेकिन वो वापस लौट गई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।